ठीक है, आवाज कितनी क्लियर है? थोड़ा क्लियर कीजिए तो दसाई जी, आवाज क्लियर है? जी सर, क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र शर्मा है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, कुछ लोग डॉक्टर डी कुमार भी बोलते हैं। और मैं एक ईएच का प्रैक्टिशनर हूँ, डीईएमएस बीईएमएस एमडीएच हमने इसमें किया है। और अभी हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। देखिए, हम सभी क्या चाहते हैं, हमारी कुछ चाहते होती है। और सबसे बड़ी जो चाहते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक दसई जी हेल्थ का है, तो इसलिए इसमें केवल हेल्थ ही डाले हैं, कोई मोटिवेशन इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम सभी चाहते हैं, तो हम चाहते क्या है? तो सबसे बड़ी चाहते हैं कि हम सदा स्वस्थ रहें। मतलब हम चाहते हैं कि हमेशा स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने का मतलब यह है कि बॉडी के अंदर हम पूरी तरह एनर्जेटिक रहे, बॉडी के लेवल पर, और माइंड के लेवल पर भी हम पूरी तरह एनर्जेटिक रहे। और बॉडी के अंदर सबसे बड़ी चीज हमारे स्टेमिना रहे, यानी कि 100% फुल्ली स्वस्थ। स्वस्थ का मतलब ये हो गया जहां पे हमारे शरीर के सभी ऑर्गन या फिर सभी अंग एक वे में काम करते हैं और एनर्जेटिक तरीके से काम करते हैं, और हम अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति स्वस्थ है। दूसरा चीज, हम रोग मुक्त रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सदा रोग मुक्त रहें, मतलब जीवन में कोई बीमारी हमारे शरीर में ना आए। तीसरा चीज क्या है कि हम चाहते हैं कि हम सदा जवान रहें। सदा जवान रहने का मतलब क्या है? हम कभी बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि जिस तरह यंग है वैसे ही यंग रहे, और इसके लिए लोग काफी प्रयास भी करते हैं। और लास्ट पॉइंट जो हम चाहते हैं, वो हम चाहते हैं एक लंबा जीवन जी के इस धरती पर जाए। अब ये बताइए, ये चार चाहते किसकी नहीं है? हेलो, क्या सर? ऐसा कौन सा व्यक्ति क्या है सर, जो इन सबके। चार चाहतों को पूरा करता हो? सबका है। सभी लोग चाहते हैं हम स्वस्थ रहे, रोग मुक्त रहे, सदा जवान रहे, लंबा जीवन जिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। लेकिन और जी। इसी की तलाश में इंसान भटकता रहा, इंसान आगे बढ़ता रहा। तो इंसानों ने अपनी इसी चाहत में, मनुष्य ने कई खोजें की। पहला खोज क्या था? वो था आयुर्वेदिक। सबसे पहले लोगों ने पेड़ पौधों से उसके गुणों को देखकर दवा बनाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से एक पैथी का जन्म हुआ, जिसको बोला गया आयुर्वेदिक। और इसमें माना गया कि वात पित्त कफ, क्या चीज है? वात पित्त कफ तीन ही बीमारी के कारण होते हैं। और अगर वात पित्त कफ ये तीन को सही कर लिया जाए, और ये क्या होता है, ये इंसान की प्रकृति होती है, यानी कि उसके जन्म से ही जुड़ी होती है। कोई वात प्रकृति का होगा, कोई पित्त प्रकृति का होगा, कोई कफ प्रकृति का होगा। ठीक है। आगे अगर आए तो यहां से भी जब संतुष्टि नहीं मिली इंसान को, तो एक नई पैथी की खोज हुई, जिसको बोला गया यूनानी। ठीक है, यूनानी। अब यूनानी तो ये आयुर्वेद का ही एक विकृत रूप है, या फिर आयुर्वेद का ही एक एडवांस वर्जन है, जिसको बोला गया यूनानी। ठीक है। आगे जब आया इंसान, यहां से भी जब इसको संतुष्टि नहीं मिली, तो एक पैथिक का जन्म हुआ, जिसको बोलते हैं मॉडर्न साइंस, जिसको बोलते हैं एलोपैथी। अब एलोपैथिक ने क्या बोला? एलोपैथिक ने बोला कि भैया बैक्टीरिया को मार दो, बैक्टीरिया को मार दो, और बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक से एक नई इम्यूनिटी को पैदा करो, जिससे दुनिया का कोई भी रोग ठीक हो सकता है। और आजकल अगर चलन में आप आएंगे, तो सबसे ज्यादा क्या चल रहा है सर? क्या चल रहा है? आयुर्वेद चल रहा है, यूनानी चल रहा है, एलोपैथ चल रहा है? सबसे एलोपैथ ज्यादा सबसे एलोपैथ ज्यादा। चल रहा है। लेकिन क्या इसके ज्यादा चलने के नाते, या फिर इसके ज्यादा चलने की वजह से, क्या हमारा इंसानों का जो बीमारी है वो कम हुआ? क्या हम इसकी वजह से लंबा जीवन जी पा रहे हैं? क्या हम बढ़ इसकी रही है वजह से सर। सदा जवान रह पाते हैं? क्या हम इसकी वजह से रोग मुक्त रह पाते हैं? और क्या इसकी वजह से हम स्वस्थ रह पाते हैं? बोलिए। जबकि मॉडर्न नहीं। साइंस में सबसे बड़ा साइंस नहीं है। नहीं सर, नहीं सर। सबसे बड़ा, इससे बड़ा साइंस नहीं है इस समय एलोपैथिक। और इसके डॉक्टर्स भी बहुत सारे बढ़ रहे हैं, और बड़े बड़े हॉस्पिटल और रिसर्च इसके ऊपर हो रहा है। ठीक है। उसके बाद भी इंसान को संतोष नहीं मिला। कुछ लोगों ने देखा कि एलोपैथिक दवाइयां एक तरफ असर तो बड़ा तेज करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बॉडी के अंदर उसी तरह से नए रोग को पैदा भी करती हैं। यानी कि एक मेडिसिन को जब आप काफी लंबा कंटिन्यू करते हैं, पता क्या चलता है, उसका साइड इफेक्ट निकल के आता है, और एक दूसरी बीमारी पैदा होने लगी। अब इंसान ने सोचा मैं क्या करूं? तो कुछ वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने खोज की एक नई पैथी की, जिसको बोला गया होम्योपैथी। अब होम्योपैथी क्या है? ये बोलता है सम समय समयति, यानी कि
एक उदाहरण के तौर पर लिया जाए जमाल गोटा। जमाल गोटा क्या करता है, जमाल गोटा खा लिया जाए तो इंसान को तुरंत दस्त लग जाएंगे। अब होम्योपैथी में इसी को वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं क्रोटान टिग्रिटिलम। तो ये क्या करेगा, इसी को जब पोटेंशिसाइज कर दिया जाएगा तो जिस तरह का दस्त जमाल गोटा खाने से होगा, जब उसी को पोटेंसी में करके दिया जाएगा तो वो उसी तरह के दस्त को रोकेगा। तो इस विद्या को क्या बोला गया, होम्योपैथी। इसी को बोला गया सम समय समयति, यानी कि रोग जिस हिसाब से बढ़ रहा है आप उसी चीज की मात्रा उतनी ही कम कर दीजिए, वो काम करेगा। और होम्योपैथी में आज जानवर के दूध से लेकर, अभी दवाई है हम लोग का लैक्टेराइनम, होम्योपैथ के अंदर आती है, आपको बताएं वो कुतिया के दूध से बनती है। अब किसी को दे दिया जाए और बोल दिया जाए हम आपको कुतिया का दूध खिला रहे हैं, क्या वो व्यक्ति खाएगा? हेलो, नहीं खाएगा नहीं खाएगा ना। लेकिन लैक्टेराइनम वहां भी दिया जाता है। और इसमें स्नेक पॉइजन यानी कि सांप के जहर से भी दवाई बनती है, जैसे लैकेसिस, ये सांप के जहर से बनता है। दूसरी मेडिसिन देखा जाए तो नैजा, ये सांप के जहर से बनता है। ऐसी 4-5 मेडिसिन है होम्योपैथ के अंदर जो स्पेशली किसी न किसी पॉइजन से बनती है। फिर इसमें एसिड का भी प्रयोग किया जाता है। मतलब कई चीजों को उसी को पोटेंशिटाइज कर दिया गया। मतलब जो मात्रा, मान लीजिए कोई पॉइजन है, जिस मात्रा में वो नुकसान कर रही है उसको पोटेंसी में लाते लाते उसको पानी के माध्यम से इतना पतला कर दिया गया कि उसी तरह के सिम्टम को वो शरीर में कम करने लगा। इसको बोला गया होम्योपैथी। लेकिन क्या आज होम्योपैथी, अगर ये 4 पैथियों की बात करूं तो ये मेन पैथी है इस समय, आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक। लेकिन क्या ये 4 पैथियां मिलके इंसान को लंबा जीवन दे पा रही हैं? क्या ये इंसान को रोगमुक्त कर पा रही है? और क्या ये इंसान को सदा जवान रख पा रही है? और क्या ये इंसान को स्वस्थ रख पा रही है? हेलो, है ना? अभी भी कमी है। तो कुछ वैज्ञानिक और हुए, सैमुअल हैनीमैन ने होम्योपैथी को पैदा किया। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने और खोज करना स्टार्ट किया कि चलिए अभी तो यहीं तक है, अभी 4 चीजों से काम नहीं बन रहा, और आगे बढ़ो। एक नई पैथी जन्म हुई जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी। मैं ईएच का डॉक्टर हूं, इलेक्ट्रो होम्योपैथ का। और ये पैथी क्या बोलती है कि शरीर में 2 चीजें होती हैं, रस और रक्त। और शरीर में कोई भी बीमारी होती है तो रस और रक्त के दूषित होने से ही होती है, वो उसके दूषित होने से होती है। और अगर इनके दूषण को खत्म कर दिया जाए, मतलब इसका जो जो टॉक्सिन्स है, इसके अंदर जो विकृतियां आई हैं, अगर उसको क्लियर कर दिया जाए तो किसी भी इंसान को स्वस्थ किया जा सकता है। इसकी खोज की थी काउंट कैसर मेट्टेई ने, खास करके होम्योपैथ के बाद, क्योंकि उन्होंने देखा कि होम्योपैथ में बहुत सारी कमियां थी। तो इन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जन्म दिया और इन्होंने 38 मेडिसिन बनाई। लेकिन क्या ये पैथी भी पूरी तरह कारगर है? क्योंकि कारण है भाई, अभी ये विश्व की 9वीं पैथी है और भारत की 5वीं पैथी है। न तो ये भारत में भी मान्य हो पाया है, न तो वर्ल्ड के अंदर मान्य हो पाया। हेलो, हम सही बोल रहे हैं? कितने लोग इस पैथी का नाम जानते हैं? अभी नेपाल के अंदर इसका नामो निशान तक नहीं है। नहीं जानते आप सर। लोग नेपाल में कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथी जानता है? होम्योपैथी सब जानते हैं, कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथी जानता है? आधे लोग ये सोचते हैं कि करंट लगा दिया जाता है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि सर आपने दवाई तो दे दी, आपने करंटवा नहीं लगाया, क्योंकि अगवा लिखा हुआ है इलेक्ट्रो। तो उनको लगता है इलेक्ट्रिक शॉक मारेगा जाके ना। तो इलेक्ट्रिक शॉक तो पागलों को मारा जाता है, सबको थोड़ी मारा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ कमी थी। धीरे धीरे इंसान और आएगा बढ़ा, तो उसने योगा की खोज कर ली। योगा क्या है? सांसों के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से शरीर के किसी भी अंग को न्यूट्रिशन पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं और उस अंग को एक्टिव करने का प्रयास करते हैं। इसको बोला गया योगा। लेकिन योगा आज बहुत बड़े लेवल पर जा चुका है। खास करके बाबा रामदेव, पतंजलि वाले जो थे, इन्होंने इस पर काफी प्रयास किया, काफी वर्किंग किया और आज योगा को इन्होंने एक नई दिशा दिया पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि केवल योगा से हमारा काम चल जाएगा? सिर्फ योगा से चलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है योग करते समय ही लोगों को अटैक आ गया। मतलब कहीं ना कहीं यहां भी कुछ खोज की जरूरत है। फिर उसके बाद इंसान आगे बढ़ा, उसने क्या देखा कि जल चिकित्सा, जल से उसने चिकित्सा करना शुरू कर दिया। ऐसे तमाम सारे अगर लिखने की कोशिश करूं तो ये पूरी स्लाइड भर जाएगी।
जल चिकित्सा, जैसे अगर किसी को पथरी हो और उस पथरी में आप डेली शाम को हाफ लीटर यानी कि 500 ml कम से कम गर्म पानी दीजिए तो काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और बहुत सारी पथरियां इसी से निकल जाती हैं। ये एक चीज है, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी को पथरी हो तो सोते समय 500 ml कम से कम आधी लीटर गर्म पानी दिया कीजिए, उसके स्टोन में काफी मतलब उसको रिड्यूस करने का काम करेगा। ये इसको बोलते हैं जल चिकित्सा, और जल चिकित्सा का एक पूरा साहित्य है हमारे पास। अगर किसी को जरूरत होगी तो बताइएगा, हम दे देंगे। अभी हमने भेजा था दसाई जी को, दसाई जी आपको भेजा था कि नहीं भेजा था हमने उनको, जीवन जी को, जल चिकित्सा, जल चिकित्सा हमने जीवन जी को भेजा था। उसके बाद हमने उनको शिव जी को भी भेजा था। तो इसको बोलते हैं जल चिकित्सा। इसमें यह माना जाता है कि शरीर में 75% 75% जल है और इसी जल के इनबैलेंस होने से ही बीमारी होती है। और अगर इसी जल को अलग अलग माध्यम से, जैसे कभी गर्म पानी पीना, कभी गर्म पानी में पांव रखना आधे घंटे, कभी गर्म पानी में हाथ रखना, कभी गर्म पानी में नहाना, ऐसे तमाम सारी क्रियाएं हैं जो इस जल चिकित्सा के अंदर कराई जाती हैं। उसके आगे बढ़े तो एक नई पैथी ने जन्म लिया जिसको बोलते हैं मूत्र चिकित्सा। आपने सुना होगा गौमूत्र, और आपको क्या लगता है केवल ये गौमूत्र ही मेडिसिन के काम में आता है? गलत, इंसान का मूत्र भी काम में आता है, इंसान का मूत्र भी काम में आ जाता है मेडिसिन में, और कहीं कहीं इससे भी चिकित्सा की जाती है। ठीक है, और आपको बता दें गौमूत्र एक बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, खास करके गाउट के लिए और कैंसर के लिए बहुत ही अच्छी चीज माना जाता है गौमूत्र। अगर अच्छी क्वालिटी का मिले तो उसको हम खराब नहीं करते। इसको बोलते हैं मूत्र चिकित्सा, जिसमें खोज की गई। और किसी भी तरह का सोरियासिस का पेशेंट हो, अगर वो पेशेंट अपना सुबह का मूत्र अपने पूरी बॉडी पर अप्लाई करे और उसमें से 5 ड्रॉप या फिर 10 बूंद सुबह का पिसा वो पीना स्टार्ट कर दे, आप देखिएगा उसके सोरियासिस में काफी फर्क मिलेगा। इसको बोलते हैं मूत्र चिकित्सा। अलग अलग रोगों में इसी तरह से इसको यूज किया जाता है। उसके बाद फिर चिकित्सा आई जिसको बोला गया प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है, इंसान को मिट्टी के अंदर यानी कि उसके पूरे बॉडी पर मिट्टी का लेपन किया जाता है, धूप में बैठाया जाता है, यानी कि नेचर के सुपुर्द हवाले किया जाता है। और आपको बताए गोरखपुर जैसे सिटी में जाके देखिएगा, आपको रोड के बगल में मिलेगा प्राकृतिक चिकित्सा का एक बहुत बड़ा संस्थान है। लेकिन क्या ये सारी पैथियां मिलके इंसान को वो चीजें दे पाई जो हम चाहते हैं? वो 4 चीजें कि हम सदा स्वस्थ रहें, रोग मुक्त रहें, सदा जवान रहें और लंबा जीवन जी के जाए। क्या ये 4 इतनी पैथियां? अभी इसके बाद बहुत सारी पैथियां हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, अभी बहुत सारी पैथियां हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये सारी पैथियां मिलके भी इंसान को वो चीज दे पाई जो इंसान ढूंढ रहा था और जिसकी चाहत में मनुष्य ने इतनी सारे खोजें कर दी? हेलो, नहीं सर, नहीं सर, नहीं दे पाई। नहीं कर पाया ना? नहीं। डॉक्टर साहेब, ठीक है हजूर हजूर जी, हजूर, क्या हो पाया वो 4 चीजें जिसकी चाहत में मनुष्य ने खोजा? क्या ये सारी पैथियां मिलकर उस चीज को दे पाई इंसान को? अरे हम तो इधर व्यस्त है, दवा करने में कुछ सुनी नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं तो हमारा जवाब है नहीं दे पाई। आपका क्या जवाब है, आप लोग बताइए, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं सारी चिकित्सा पद्धतियों से आगे गुजर चुके हैं, कहीं ना कहीं उन पद्धतियों को हम यूज कर चुके हैं, नहीं कर पाए ना? तो अभी देखिए, अभी और कॉम्प्लिकेशन थे। ये तो अभी टेलर, अभी पिक्चर आइए दिखाते हैं आपको। अभी इसके बाद क्या है, बढ़ो भाई। उसके बाद जब लोग हारते हैं तो कहां पहुंचते हैं सुमन जी? ये सारी पैथियों पे हार जाते हैं तो कहां जाते हैं लोग? हारते हैं तब। हाँ, जब सारी पैथी से लोग हार जाते हैं और रोग ठीक नहीं होता है, बार बार रोग, तब कहां जाते हैं? रिएक्शन में आते हैं। रिएक्शन में बाद में आएंगे, उसके पहले यहाँ जाएंगे। कौन है ये? झाड़ फूक में जाते हैं। ज्ञानी बाबा जी। अंधविश्वास। अब ये लोग पहुंच जाते हैं ज्ञानी बाबा जी के पास, तो ज्ञानी बाबा जी क्या बोलते हैं? बेटा, तेरे तारे यहां से वहां हो गए हैं,
तेरे सितारे यहाँ से वहां हो गए हैं, तेरे घर में फलवा और घर में बोलते हैं सब गलत है, तो घर के अंदर वास्तु गड़बड़ है, तो कहीं ये गड़बड़ है तो कहीं वो गड़बड़ है, ये ताबीज पहन, ये पहन, वो पहन, ये सब सारी चीजें, ये मंत्र फूंक, वो मंत्र फूंक, ये पानी पी, वो पानी पी, स्टार्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बोलिए, जाता होता है कि नहीं होता है? तो होता है ज्ञानी सर, बाबा पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? पहुंचते और हैं इस सर। रात से बाहर जाता है तो क्या बोलता है? बोलता है बेटा दवाई तो खा ही रहा है, थोड़ा सा दुआ का भी सहारा ले ले, दवा और दुआ दोनों मिलती है तो आदमी ठीक हो जाता है। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, इंसान ये सोचता है कि चलो इन सारी चीजों से हम तो सब इलाज करा चुके, होम्योपैथी, अंग्रेजी, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, यूनानी सब कर चुके, नहीं ठीक हुए, अब चलो बाबा जी के पास चलते हैं, लगता है कहीं से कमी है, क्योंकि मेंटली इफेक्ट होता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ज्ञानी बाबा जी क्या बोलेंगे? ठीक है, माइक खुला हुआ बंद कर लीजिए, हवा आ रही है। ठीक है, किसी का माइक खुला हुआ है तो अभी ज्ञानी बाबा जी के पास पहुंच जाते हैं लोग। क्या ज्ञानी बाबा जी भी पूरी तरह संतुष्टि दे पा रहे हैं इन सब चीजों से? जो वो चार चीजें हम तलाश कर रहे हैं, क्या ये ज्ञानी बाबा जी हमको दे पा रहे हैं? नहीं सर, ये राजकुमार जी का माइक खोलो सर। राजकुमार जी माइक बंद कर लीजिए। अपना माइक आप लोग बंद कर लीजिए सर जी। ठीक है, तो ये ज्ञानी बाबा जी भी पूरा सिंबल इसमें आवाज आ रहा है सर। एक मिनट रुकिए, हम ही को बंद करना पड़ेगा। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, किनका खुला हुआ है देखते हैं। अभी तो किसी का नहीं खुला हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक समझ। हाँ बोलिए, बंद हो गया है तो यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या खुला हुआ माइक? किसका? हो सकता है शिव भाई का, तो शिव भाई का तो बंद हो गया, वो बंद करा रहे थे। ठीक है, अभी देखिए माइक खोलिए, जब बोलते हैं तो बोलिए, फिर बंद कर दीजिए। अभी बताइए क्या दिख रहा है स्लाइड? तो अब ज्ञानी बाबा जी क्या बोलेंगे? आप कहिए आपका वो भी, इसीलिए आपको मेडिसिन नहीं काम कर रही है। ऐसा होता है कि नहीं होता? अभी बताइए, ये अनुभव की चीज है जो हमने दिया है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमारे साथ हुआ है सर, हम जानते हैं। अच्छा, सब इलाज कराने के बाद आप कहाँ पहुंचे थे? ज्ञानी बाबा के पास? जी सर। तो ज्ञानी बाबा क्या बोले थे सही रामधानी जी? अरे बहुत सारा बोले थे, बहुत सारा थे। अच्छा, बहुत सारा प्रसाद और बहुत सारी ताबीज सब पकड़ा दिए थे आपको? जी सर। लेकिन जी ये सर। बताइए, क्या ज्ञानी बाबा जी आपको क्लियर कर पाए? नहीं सर। क्लियर किसने किया? रिएक्शन। रिएक्शन ने। क्या समस्या थी तो रामधानी जी थोड़ा एक बार बता दीजिए तो। सर मेरे पास मेरी यही समस्या था, मेरे कारण बच्चे नहीं हो रहे थे जी, और इसी कितनी का। साल शादी को हो गया था? क्या सर? कितना साल शादी को हो गया था? 10 साल। अच्छा ये बताइए, ये पीछे जो इलाज दिखाए आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, इलेक्ट्रोमियो, योगा, जल से, ये सब कराए थे कि नहीं कराए थे? सब करा चुके थे सर। और इसके बाद आप कहाँ पहुंच गए थे? ज्ञानी बाबा जी के पास? बहुत सर। हाँ। समाधान नहीं मिला? नहीं सर। लेकिन रिएक्शन में आके समाधान मिला? जी सर। बच्चा हुआ? जी सर। अभी बच्चा कितने साल का है सर? एक है 4 साल की, एक है 3 साल की। अरे महाराज, एक के लिए तरफ से इनको 2 हो गए। एक जोरदार तालियां भाई इनके लिए। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए सर जी। रिएक्शन में आने से पहले ही बताया गया था, तो 3000 का पत्थर ले लिए थे। अच्छा, ज्ञानी बाबा जी पकड़ा दिए थे? हाँ। चलिए ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़े। तो ज्ञानी बाबा जी, होता क्या है कि इंसान के दिमाग में एक इफेक्ट हो जाता है कि चलो दवा नहीं काम कर रही है, हो सकता है दुआ काम कर जाए, तो आदमी दवा और दुआ दोनों साथ में लगा देता है। ठीक है, और बाबा जी का भाव देखिए, आज इन बाबा जी का रेट बहुत हाई है। ये भी आपको बता दूं, एक डॉक्टर से फीस से भी ज्यादा कई बाबा जी लोगों का रेट है। 3-3 हजार 4-4 हजार अपॉइंटमेंट का लेते हैं। सोचिए क्या एक मानसिक इफेक्ट, क्या सही है क्या गलत है, हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि हम भाग के वहां जा रहे हैं जहां न कुछ दिखता है न कुछ समझ में आता है।
लेकिन फिर भी हम विश्वास करके चलते हैं। क्यों चलते हैं? तो कारण है क्योंकि हम परेशान हैं, हम त्रस्त हैं, हम टूट चुके हैं माय डियर फ्रेंड, इसीलिए हम यहाँ पर जाते हैं। आगे आइए देखते हैं। लेकिन इनके पास भी मिला क्या? ये सारी चीजों को करने के बाद भी, ये बाबा जी के पास भी जाने के बाद क्या मिला? ये तो समय की जी बोलिए सुमन जी, खुल के बोलिए। समय की बर्बादी मिली और क्या सर? अभी हम आपको दिखा रहे हैं क्या मिला, ये देखिए। कोरोना के बाद 6 डॉक्टर की हार्ट अटैक और ब्रेन से स्ट्रोक से जा चुकी है जान। जिस डॉक्टर से हम इलाज कराने जाते हैं वैसे डॉक्टरों की कहानी है माय डियर फ्रेंड। डॉक्टर सौरभ माथुर सीनियर आर्थो सर्जन थे, इनको अटैक आया। डॉक्टर अरुणगर एमडी मेडिसिन, लिखा है कि रोज 3 किलोमीटर घूमने व खेलने का रूटीन था इनका। लोग क्या कहते हैं, टहलने से आदमी स्वस्थ रहता है, तो आप ये देख लीजिए। डॉक्टर अरुण कुमार गर्ग एमडी मेडिसिन रोज 3 किलोमीटर घूमते थे और खेलने का शौक था, लेकिन इनका रूटीन था। लेकिन एमएस मेडिकल कॉलेज बाउंड में खेलते समय हार्ट अटैक से इनकी मौत हो गई। डॉक्टर राजाराम, रात को साइलेंट अटैक आने के कारण इनकी मौत हो गई। डॉक्टर आर के गुप्ता, अचानक ब्रेन स्ट्रोक के बाद 17 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद इनकी मौत हो गई। डॉक्टर जितेंद्र फिजिशियन, युवा डॉक्टर लिखा हुआ है, लेकिन घर पर ही अटैक आया और अस्पताल में इनकी मौत हो गई। और डॉक्टर नितिन पांडे, एमएसएस के आरसी विभाग के प्रोफेसर थे, ससुराल में आया अटैक। रोज 40 मिनट ये एक्सरसाइज करते थे, रेगुलर क्रिकेट खेलने वाले और 48 साल के डॉक्टर की हार्ट अटैक से मृत्यु। क्या कहेंगे अब आप, बोलिए क्या मिला हमको? क्या मिला? ये डॉक्टर्स हैं, वो भी 40 मिनट एक्सरसाइज, रेगुलर क्रिकेट खेलने वाला 48 की ईयर में इसको अटैक आता है। अभी यहाँ पर एक लाइन और है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि नसों में बिना किसी विशेष कारण थक्का बन रहा है जिससे ब्लड सप्लाई रुक रही है। ये नया ट्रेंड आ चुका है, ये नया ट्रेंड, बिना किसी रीजन के नसों के अंदर ब्लॉकेज आ रहा है। यहाँ इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये नीचे क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि डॉक्टरों के अनुसार आर्टरी में अचानक क्लॉट बन रहा है। फॉर्मेशन डेवलप होने से आर्टरी में इंजरी, छोटे ब्लॉक स्टेट सहित अन्य कारणों की वजह से हार्ट की धमनी में अचानक थक्का जम जाता है और ब्लड सप्लाई रुक जाती है। इससे हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि बिना किसी विशेष कारणों के, मतलब कोई रीजन नहीं पकड़ में आ रहा है, आर्टरी में थ्रोम्बोसिस यानी कि ब्लड का थक्का बन रहा है, जिसकी वजह कोविड होना भी सामने आ सकता है। हालांकि इस पर अभी रिसर्च का काम हो रहा है, लेकिन जांच और पेशेंट की हिस्ट्री में सामने आया है कि बड़ी आर्टरी में भी थ्रोम्बोसिस बन रहे हैं, जो कि अब तक कभी कभार देखने को मिलते थे, अब ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्या बोलेंगे आप? हम तो यही गए ना। और आपको मैं बता दूं, आज मैं आपको 4 रीजन बताने वाला हूं जिसकी वजह से वर्ल्ड के अंदर सबसे अधिक मौतें होती हैं। यहाँ फंडा कुछ और लगा है, एकदम डॉक्टर है तो डॉक्टर थ्योरी से ही पूरी तरह चलेंगे, लेकिन इतना आसान चलेंगे कि सबको समझ में आएगा। ठीक है, मिला क्या? यही तो मिला ना। और अगर डॉक्टर की ये हालत है, हम लोगों की क्या है, बोलिए क्या कहते हैं? सुबह टहलिए, ये भी तो बेचारा टहलता था। खेलो, ये भी तो खेलता था, लेकिन हुआ क्या? हेलो, बोलिए, अगर डॉक्टर की हालत है, आम आदमी का क्या होगा? बहुत बुरा होगा सर, बहुत बुरा होगा। जिसके भरोसे हम बैठे हुए हैं उन्हीं का ये हाल है, हमारा क्या होगा? क्योंकि याद रखिएगा, डॉक्टर्स के पहले वो भी इंसान है, डॉक्टर के पहले, डॉक्टर होने के पहले उसको भी एक हार्ट, 2 गुर्दा मिला हुआ है, और हम इंसान है तो हमको भी एक हार्ट और 2 गुर्दा मिला हुआ है। हम सभी सेम है, बनावट में सेम है, सिर्फ हमारा पेशा, प्रोफेशन अलग अलग है, खाने का तरीका, जीने का तरीका लगभग सेम है। लोग कहते हैं सुबह एक्सरसाइज करो, कम से कम 20 मिनट, स्वस्थ रहोगे, रोज टहलो, स्वस्थ रहोगे। क्या हुआ इन लोगों का? माय डियर फ्रेंड, जो 4 चीजों की हमने शुरू में बात की, जिसको हम ढूंढ रहे हैं,
कि हम स्वस्थ रहें, बार बार इसको दोहरा रहा हूं, एकदम दिमाग के अंदर बैठा लीजिएगा। हम स्वस्थ रहें, हम रोग मुक्त रहें, लंबे समय तक सदा जवान रहे, मतलब ताकत बनी रहे। और हम क्या ढूंढ रहे हैं? लास्ट चीज हम ढूंढ रहे हैं कि हम अधिक जीवन जी के इस धरती पर जाए। अभी आपको 4 रीजन बता रहा हूं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। जिसमें देखिए, सबसे पहला रीजन है कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में कैंसर से हर मिनट एक शख्स की दर्दनाक मौत होती है। माय डियर, 70% पीड़ितों की मौत कैंसर का पता चलने से ठीक 1 साल के अंदर मर जाते हैं। 70%। 80% कैंसर के मरीज आखिरी स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, मतलब इनको पता ही नहीं होता है कि मुझे कैंसर बन गया है। जब तक ये डॉक्टर के पास जाते जाते हैं, तब तक वो कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है। और यही होता है कि नहीं होता है? 80%, सिर्फ 20% ही वक्त से पहले पहुंचते हैं। बोलिए, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर, हो रहा है। कैंसर पीड़ितों की मौत 30 से 69 साल की उम्र में हो जाती है। 71% कैंसर पीड़ितों की मौत 30 से 69 साल की उम्र में हो जाती है। 15% कैंसर के मरीज बच्चे और युवा है, जबकि दुनिया में यह अनुपात सिर्फ 0.55% है। कैंसर भारत में मौत का दूसरा बड़ा कारण है और 2000 में यह 7वें स्थान पर था। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर ये जेनेटिक होता है, तो आपको मैं बता दूं, पूरे कैंसर की प्रजाति में सिर्फ 5% कैंसर ही ऐसे होते हैं जो जेनेटिक होता है। माय डियर फ्रेंड, जेनेटिक का मतलब समझते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सिर्फ और सिर्फ 5%, इससे ज्यादा नहीं होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे खानदान में किसी को कैंसर नहीं था तो मुझे कैसे हो जाएगा? सिर्फ 5% जेनेटिक होते हैं, मात्र 5%। और ये 4 रीजन ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट है कि ये फर्स्ट नंबर पर है लोगों को मारने में। सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं कैंसर से। अभी भारत की बात की गई है, पर मिनट एक मौत, हर मिनट एक मौत। किससे? कैंसर से। आप बताइए, स्थिति भयावह है या फिर आसान है? जिस मुगालफे में हम जी रहे हैं उससे बाहर निकलना पड़ेगा कि नहीं निकलना पड़ेगा? और रीजन आपको पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले समझिए हम क्यों यहां इकट्ठे हुए हैं। दूसरी चीज क्या है, अभी और आइए। भारत में सबसे ज्यादा मामले ब्रेस्ट कैंसर के आए हैं, मौत भी सबसे ज्यादा इसी से हुई है। यानी कि इस कैंसर का जो तलवार चल रही है ना, वो सबसे ज्यादा महिलाओं पर चल रही है, क्योंकि पुरुषों के पास तो ब्रेस्ट स्तन होता नहीं है। भाई ये तो सीधी सी बात है, शरीर की बनावट ही उस तरह बनाई गई है कि स्तन सिर्फ औरतों के पास होता है। और ब्रेस्ट कैंसर के सबसे ज्यादा मामले ब्रेस्ट कैंसर के आए, कैंसर का सबसे ज्यादा मामला ब्रेस्ट कैंसर का, और मौतें भी सबसे ज्यादा इसी से हो रही हैं। सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर हर साल 1.62 लाख नए मामले आ रहे हैं, जिसमें 87,000 की मृत्यु हो जाती है। सोचिए महिलाओं का फ्यूचर क्या बोल रहा है। सबसे ज्यादा बड़ी तलवार अगर कैंसर की लटक रही है माय डियर फ्रेंड, तो महिलाओं पर लटक रही है। इसीलिए सबसे ज्यादा अवेयरनेस की अगर किसी को जरूरत है तो सबसे पहले महिलाओं को जरूरत है, क्योंकि पुरुष में तो ये होता ही नहीं। जैसे प्रोस्टेट महिलाओं में नहीं होता है, पुरुषों में होता है, वैसे स्तन की बात करें तो महिलाओं में होता है, पुरुषों में नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा तलवार महिलाओं पर लटक रही है कि नहीं लटक रही है? हेलो सर। जी सर। क्योंकि सबसे ज्यादा केस तो वही देखने को मिल रहा है। 1.62 नए मामले, लाख नए मामले, जिसमें 87,000 की मृत्यु पाई गई। मुंह का कैंसर 1.20 लाख नए मामले आए, जिसमें 73,000 की मृत्यु हो गई। गर्भाशय का कैंसर 97,000 नए मामले आए और 60,000 की मृत्यु हो गई। फेफड़े का कैंसर 68,000 नए मामले आए और 63,000 की मृत्यु हो गई। अमाशय का कैंसर 57,000 नए मामले आए, जिसमें 51,000 की मृत्यु हो गई। हम किधर को जा रहे हैं? हेलो, हम किधर जा रहे हैं? एक बार अंदाजा लगाइए। बीमारी में सर,
बीमारी में ना, और सबसे ज्यादा खतरा किसको है सुमन जी? महिलाओं को। सबसे बड़ा जी खतरा महिलाओं को, क्योंकि सबसे जी ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर ही बढ़ रहा है। ठीक है, अब आगे ये तो हो गया पहला रीजन। अभी क्या हो रहा है क्या नहीं वो आगे बात करेंगे, अभी केवल हम समझते हैं इसको। कारण नंबर 2, मौत का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी। और आज अगर दिल की बीमारी की मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड, तो देश में दिल की बीमारी बढ़ने की वजह 5 बड़ी वजह है। पहला, हाई ब्लड प्रेशर। 56.6% लोगों को हार्ट का पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर बना रहा है। 54.4% लोगों को खराब खान पान ये हार्ट का पेशेंट बना रहा है। 31% लोगों को एयर पॉल्यूशन बना रहा है, इसका पेशेंट हार्ट का। हाई कोलेस्ट्रॉल की देखा जाए तो 29.4% लोगों में ऐसा पाया गया है कि जो हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट के पेशेंट हो गए। और 18.9% ऐसे लोगों को पाया गया है जो तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट की वजह से हार्ट के पेशेंट हो गए। सोचिए। और ये एक हार्ट डिजीज एक ऐसी डिजीज है कि इसमें मृत्यु बड़े आसान तरीके से आती है। हेलो, इसमें मृत्यु बहुत ही आसान तरीके से आती है माय डियर फ्रेंड। हमारे कई फ्रेंड थे जो बीड़ी पीते थे, हमने उनको मना किया कि आप सब करिए, बीड़ी छोड़ दीजिए, और आपको बताएं अचानक सीने में दर्द हुआ, 5 मिनट में कहानी खत्म, 5 मिनट में कहानी खत्म। और मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था भैया बीड़ी छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो। क्या आया? हार्ट अटैक। और आज आप बताइए, वर्ल्ड के अंदर जितनी मौतें होती है उसमें से 16% हार्ट अटैक से होती है। 16% मौतें हार्ट अटैक से होती है। हम किधर जा रहे हैं? हम कहां जा रहे हैं? हम क्यों जा रहे हैं? ये सारी चीजों पर आज हम लोगों को बैठ के मंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज हम नहीं संभले तो हमारी आने वाली पीढ़ियां कितनी संभलेंगी ये आप सोचेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में माय डियर फ्रेंड, फेसबुक का जमाना होगा, व्हाट्सएप का जमाना होगा, टिकटॉक का जमाना होगा, पिकटॉक का जमाना होगा। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहा है? सही है सर। टिकटॉक टिकटॉक का जमाना होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पहले की पीढ़ियों के साथ पास इतना कुछ नहीं था जिसकी वजह से वो अपने बारे में थोड़ा बहुत सोच लेते थे। आने वाली पीढ़ियों के पास मनोरंजन का इतना साधन होगा कि इन सब चीजों के बारे में सोचने के लिए उनको टाइम नहीं है। एक लड़का आता है, अंडरवियर पहन लेता है, उसके ऊपर से कागज के कपड़े पहन लेता है, और शाम तक जाते जाते उसके 10,000 फॉलोवर आ जाते हैं। सोचिए हमारा देश कहां जा रहा है? हम किसके बारे में सोच रहे हैं? तो टिकटॉक और टिकटॉक ये 2 चीजें इंसान को खा जाएंगी। क्यों? क्योंकि आने वाली जनरेशन टिकटॉक और टिकटॉक में अपना फ्यूचर बना रही है। और आज भी ये है कि नहीं है? हेलो, है। पूर्ण मात्रा में सर, बहुत है तब टिकटॉक और टिकटॉक क्यों सिवाय? जी, भरपूर मात्रा में है। आज कहाँ कम है अभी। भरपूर मात्रा में उनको इतना मनोरंजन मिल रहा है, उनके पास ये चीज सोचने का टाइम नहीं है। अभी टीवी पर एक एड दिखाता है, हमने देखा था, उसमें एक बच्चा फ्री फायर खेल रहा है, बगल में दादी को हार्ट अटैक आ गया, और जैसे ही दादी उसको हाथ पकड़ती है कि देख मेरी सांसें फूल रही हैं, वो दादी को धक्का मार देता है। फेसबुक पर वो वीडियो बड़ा ट्रेंड में है, जाके देखिए। हमारी पीढ़ियां किधर जा रही है माय डियर फ्रेंड? टेक्नोलॉजी ने सुविधा बढ़ाया है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमारी माइंड के डेवलपमेंट को खत्म कर दिया। सोचिए। और आपको बता दें, कहने में शर्म भी आ रही है कि इस टेक्नोलॉजी ने हमारे जनरेशन को फूहड़ बना दिया। फूहड़ बना दिया भाई। ये शर्म और हया एक तरह से गायब हो गई। आज पॉपुलैरिटी के चक्कर में लोग वो भी करने को तैयार हैं जो शायद उनको नहीं करना चाहिए।
तो ये कारण नंबर 2 है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। और आपको बता दें, अगर हार्ट की मैं बात करूं तो टाइप ऑफ हार्ट डिजीज में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ट अटैक ही एक बीमारी है। इसमें लगभग 5-6 तरह की 5 तरह की बीमारियां मानी जाती है, लगभग 6 तरह की है, जिसमें हार्ट अटैक है, जिसमें कहीं ना कहीं नस ब्लॉक हो जाती है, ब्लड सप्लाई बंद, इंसान खत्म। हार्ट फेल्योर है जिसमें हार्ट पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। कार्डियोमायोपैथी है, इसमें देखिए जो ब्रांच होती है चारों, उसमें कहीं ना कहीं कोई जाम हो जाता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज है, आर्थेमिया है, एंजाइना पेक्टोरिस जिसमें सीने में दर्द होता है, स्ट्रोक है, कहीं नस बंद हो गई, कोरोनरी हार्ट डिजीज भी आती है इसमें। इस तरह की कई तरह की डिजीज है, कोई जरूरी नहीं है कि किसी को केवल हार्ट अटैक ही आए, कई तरह की बीमारियां हार्ट में आती हैं। सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले इन सब चीजों से बचना है, हाई ब्लड प्रेशर, खराब खान पान, एयर पॉल्यूशन, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड तंबाकू। क्या समझना पड़ेगा? क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताने वाला हूं मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण, और आपको बता दूं इतना खतरनाक है जिसके बारे में आपने अभी तक सोचा नहीं होगा। इतना खतरनाक है आपने आज तक सोचा नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। और मैं दावा करता हूं अगर आज इस प्रोग्राम के अंदर आप बैठे हैं, ये जो तीसरा कारण मैं आपको देने जा रहा हूं, ये चीज आज तक आपने कहीं सुना भी नहीं होगा, और अगर सुना भी होगा फिर भी माना नहीं होगा। लेकिन आज मैं विथ प्रूफ आपको दिखाने जा रहा हूं मौत का सबसे बड़ा तीसरा खेल खेला जा रहा है इस दुनिया में। वो देख लीजिए, जो असामयिक मृत्यु का कारण है वो है मेडिकल गलतियां, जिसको बोलते हैं इट्रोजेनिक डेथ। मौत का तीसरा कारण है, तीसरा सबसे बड़ा कारण मेडिकल गलतियां, इट्रोजेनिक डेथ। और आपको मैं कुछ दिखा रहा हूं, समझिएगा। यहां से 14 सितंबर सन 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि डॉक्टरों की गलतियों से हर साल 138 मिलियन से अधिक मरीजों को नुकसान होता है। 138 मिलियन का मतलब समझ लीजिएगा, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 138 मिलियन में कितने लाख हो गए? 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो 138 मिलियन कितने हो गए? ये अरबों में, करोड़ों में माय डियर संख्या पहुंच जाती है। और सिर्फ मेडिकल की गलतियां, गलत डायग्नोसिस की वजह से इनको नुकसान हो रहा है। इसको बोलते हैं इट्रोजेनिक डेथ। और मेडिकल गलतियों के कारण WHO ने दिया था इंडिया टुडे को, इसने बोला था कि मेडिकल गलतियों के कारण सालाना 26 लाख मौतें होती है माय डियर फ्रेंड। 26 लाख मौतें। किधर जा रहे हैं हम? बहुत लोग बोलते हैं अरे बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर साहब है ना, हॉस्पिटल है ना, करा लेंगे, जो होगा तो देख लेंगे। कैसे देखेंगे? 26 लाख हर साल लोग जा रहे हैं केवल गलत डायग्नोसिस के कारण। बोलिए किधर जाएंगे आप? सिर्फ गलत डायग्नोसिस के कारण 26 लाख मौतें होती है माय डियर फ्रेंड्स सालाना। 138 मिलियन लोगों को नुकसान होता है। पता चलता है खराबी लीवर के अंदर है, खिलाया हार्ट की दवाई जा रही है। खराबी हार्ट के अंदर है, खिलाया लीवर की दवाई जा रही है। बीमार दूसरा अंग है और खिलाया दूसरे अंग की दवाई जा रही है। ऐसे गलत मेडिकेशन की वजह से जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? बोलिए। हेलो, कौन जिम्मेदार है? आवाज मेरी जा रही है? जी सर, आ रही है। कौन जिम्मेदार है? जो दवा कर रहा है वो जिम्मेदार है सर। और क्या आपको लगता है जितने लोग दवाई करते हैं पूरी तरह प्रशिक्षित हैं? नहीं सर, प्रशिक्षित नहीं है सर। मैं बार बार अन्य जगहों पर बोल देता हूं, आज भी बोल रहा हूं, इतने बड़े प्रोग्राम में बोल रहा हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा और कभी भी इसको अपने पर मत लीजिएगा। हमारे समाज में पढ़े हुए डॉक्टर कम और सीखे हुए डॉक्टर ज्यादा हैं। आई एम राइट या रॉन्ग? राइट सर, राइट। राइट सर, और उसी का डुप्लीकेशन होता चला जा रहा है। और उसी का डुप्लीकेशन होता चला जा रहा है क्योंकि पढ़े लिखे डॉक्टर कम और सीखे हुए डॉक्टर ज्यादा हैं।
सीखा हुआ डॉक्टर ये तो जान जाएगा कि बुखार हुआ तो कलपाल देना चाहिए, लेकिन कलपाल किस अवस्था में किस तरह नुकसान करेगा, कहाँ पे कौन सी डिजीज को पैदा करेगा, इसके बारे में उसको पता नहीं है। क्योंकि वो यही जानता है कि मेरे गुरुजी जब बुखार चढ़ता था तो कलपाल देते थे और 1 ग्राम मोनो से चुतरे पर ठोक देते थे। वो अपग्रेड नहीं होता सर वो। वही ना, उसके नुकसान के बारे में नहीं जानता वो सिर्फ इतना जानता है कि इससे फीवर उतर जाएगा, आगे पेशेंट का क्या होगा वो जाने। और आपको बता दो सबसे ज्यादा मौतें मेडिकल गलतियों के कारण होती है माय डियर फ्रेंड, जिसका ध्यान अभी तक लोगों को नहीं। और आप कहेंगे ये मेरा लिखा हुआ है, कई बार आप चले जाइए गूगल पे पढ़ लीजिएगा। अभी तो मैंने 2 ही स्लाइड दिया है, आप समझिए मेडिकल गलतियों के कारण सालाना 26 लाख मौतें होती है। WHO बोल रहा है इंडिया टुडे में। आइट्रोजेनिक विकार, इसको बोलते हैं आइट्रोजेनिक विकार। अब यहाँ पर एक लाइन और पढ़ लीजिए जिसको हमने उसमें नहीं लिखा है कि आइट्रोजेनिक रोग एक मरीज पर की गई नैदानिक और चिकित्सीय प्रक्रिया, किसी का माइक खुला बंद कर लीजिए, और चिकित्सकीय दवाओं का परिणाम है एक ही रोगों को दी जाने वाली बहुत सारी दवाओं से। क्या लिखा है? एक ही रोग पर दी जाने वाली बहुत सारी दवाओं के कारण हाइड्रोजेनिक विकार पैदा होता है, जिसको बोलते हैं डिजीज ऑफ मेडिकेशन, यानी कि दवाओं के वजह से, उसके दुष्प्रभाव की वजह से आ गया। क्यों? क्योंकि उसको आवश्यकता से ज्यादा दवाई खिला दी गई। और एक अध्ययन से यह भी पता चला है कि चिकित्सा त्रुटियां अब अमेरिका में मृत्यु का तीसरा कारण। आप बताइए ना, अमेरिका से बड़ी हमारे पास कौन सी सुविधाएं हैं? अमेरिका से बड़ी कितने अच्छे हॉस्पिटल्स हमारे पास हैं? अमेरिका से अच्छे कितने डॉक्टर्स हमारे पास हैं? अगर वहां डॉक्टर की गलती से सबसे बड़ा मृत्यु का कारण यह बन गया, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा कारण, आप बताइए हमारे और आपके देश में क्या हो रहा है? हेलो, बुरा हाल है सर, बुरा है। सही है, ओवरडोजिंग भी हो रही है। वही तो लिखा हुआ हाइड्रोजेनिक विकार, सीधे लिखा हुआ है इसमें, एक ही रोगी को दी जाने वाली बहुत सारी दवाओं से। अभी इसको पूरा पैरा खोलिए तो बहुत सारा है। कहां जा रहे हैं हम? किधर जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्या चाहते हैं? सोचिए। और ये स्क्रीनशॉट लिया गया हमारी फ्रेंड, ये मेरा बनाया हुआ नहीं। सर जाइए गूगल पे हाइड्रोजेनिक विकार ढूंढिए। जी सर। एकदम सही बात आपने बताया। अभी जो एलोपैथ के डॉक्टर हैं वो इतना मजाक बना दिए हैं पेशेंटों के साथ में। हम तो देख रहे हैं एक एक पेशेंट साथ में 3-3 4-4 एंटीबायोटिक चला रहे हैं लोग, जिसके कारण से किडनी फेलियर इतना ज्यादा बढ़ गए हैं कि उसका अगर रिकॉर्ड रखा जाए तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड बन सकता है उसका। पहला आप एक बात बताइए डॉक्टर साहब आपको। हाँ डॉक्टर साहब एक बात क्लियर कीजिएगा। अब ये बताइए ये किडनी डिजीज है कि हाइड्रोजेनिक विकार है? अब उसमें एट्रोजेनिक भी पड़ सकता है सर। आखिर मर रहे हैं ना, डॉक्टरों के लापरवाही से तो जा रहे हैं सभी। जी जी, नहीं यहाँ लिखा हुआ है ना हाइड्रोजेनिक रोग एक मरीज पर की गई नैदानिक और चिकित्सकीय प्रक्रियाओं का परिणाम है एक ही रोगी को दी जाने वाली बहुत सारी दवाओं का। हाँ। यानी कि उसका किडनी खराब नहीं था, उसका किडनी खराब हुआ सिर्फ मेडिकेशन की वजह से, क्योंकि उसके एक ही दवाई, बहुत सारी दवाइयां उसको दे दी गई जिसका साइड इफेक्ट उसके बॉडी पर आया। मतलब ये एक हाइड्रोजेनिक विकार है, यानी कि एक हाइड्रोजेनिक डिजीज है। हम समझ नहीं, हमको लग रहा है मुर्गा खराब हुआ, लेकिन कारण का जोर से। और आप सोचिए अमेरिका जैसी कंट्री में इतनी खराब हालत है, हमारे कंट्री में क्या होगा सर? क्या होगा? और आपको बता दें ये है पूरी दुनिया में विश्व का। हाँ बोलिए। हमारे देश में जब इलाज नहीं हो पाता तो लोग अमेरिका में भागते हैं। और अमेरिका में तीसरा सबसे बड़ा कारण है मृत्यु का। और अमेरिका का ये हाल है, सोचिए भारत में क्या हाल होगा। तो सोचने वाली बात है ना। ये विचारणीय चीज है। हम जा किधर रहे हैं? हमारी दिशा किधर है? हम खड्डे में जा रहे हैं कि कहां जा रहे हैं? बीमार हुए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बीमार हुए ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है अगर हम बीमार हुए तो जाए कहां जाए? भागकर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर की हालत खुद खराब है।
किधर जाएं हम, कैसे जाएं? माय डियर फ्रेंड, ये चीज जब देखा गया, मैंने इन सारी चीजों को देखा, तो एक बार सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि मैं भी तो एक डॉक्टर हूं, मैं भी तो एक डॉक्टर हूं, मिस्टेक मुझसे भी हो सकता है, डायग्नोसिस में गलती मुझसे भी हो सकती है, सबसे हो सकता है माय डियर। इसमें डॉक्टर्स का भी दोष नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ लोकल डिजीज नहीं हो रही है, जनरल डिजीज हो रही है। डॉक्टर्स भी क्या करें, हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये रीजन है माय डियर। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है मृत्यु का, जो असामयिक मृत्यु ला रहा है। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है मृत्यु का, वो है डायबिटीज। क्या है? डायबिटीज। तो आज चूंकि टाइम ज्यादा हो गया है, बाकी चीजों को हम लोग समझेंगे पार्ट 2 में। अभी तक कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। ये क्लियर हुआ? जी। ठीक है, तो हमको लगता है काफी कुछ क्लियर हुआ। हमने 3 कारणों को अच्छे तरह से समझ लिया, मृत्यु का जो सबसे बड़ा 3 कारण है उसको समझ लिया, और अभी चौथा जो कारण है हमने ये जान लिया कि वो कारण है डायबिटीज। और आपको बता दें 8 बज गए, मेरी क्लास स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो अब मैं अपनी क्लास ज्वाइन करूंगा, बाकी पार्ट 2 में समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।